चलिए अब देखते हैं हम लोग कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, तो बारी बारी से हम सभी कारणों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कारण एब्सोल्यूट मोनार्की, है ना। यानी कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मोनार्की में एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजा ही हर एक तरीके के फैसले लेने के लिए, है ना, स्वच्छंद होता है, मुक्त होता है। यानी कि वह किसी को भी अधिकार नहीं देता कि वह अपने फैसले में किसी और को इन्वॉल्व करे, यानी कि वही अकेले वह फैसले लेने का जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मोनार्की के कारण जो थे वह किसी भी प्रकार का टैक्स किसानों पर इंपोज कर सकता था या थर्ड स्टेट पर इंपोज कर सकता था। कोई भी उसके काम में, कोई भी उसके, है ना, फैसले पर दखल अंदाजी नहीं करता था। ठीक है, ये एब्सोल्यूट मोनार्की का सबसे पहला रीजन हुआ। और दूसरी चीज कि आप लोगों को पहले भी बता चुके थे कि जो इसकी, है ना, लुईस 16 की पत्नी थी वह भी इसके कामों में दखल अंदाजी करते रहती थी। मतलब कि वह भी, है ना, बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती थी इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन में, जिसके कारण भी लोग असंतुष्ट थे। ठीक है, दूसरा था करप्ट लीडरशिप। लीडरशिप की कमी होने के कारण या कह लो कि सही तरीके से देश को, है ना, संचालित न कर पाने के कारण लोगों के लिए काम बहुत कम और अपने, है ना, शानो शौकत के लिए, अपने महल के लिए काम यह बहुत ज्यादा कर रहा था। ठीक है, अपने झूठी शान वगारने के लिए यह बहुत ज्यादा वर्क कर रहे थे, जिसके कारण धीरे धीरे करके इस पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। यानी कि इसका जो था करप्ट लीडरशिप के कारण भी खजाने खाली होते जा रहे थे, है ना। लोगों पर टैक्स का भार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन फिर भी खजाने में पैसे की कमी हो रही थी, जिसके कारण यह धीरे धीरे करके टैक्स को और बढ़ाते जा रहा था। क्लियर, तो ये करप्ट लीडरशिप दूसरा था। अनफेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि जो फ्रांस थे वह अलग अलग स्टेट में बटे हुए थे और जिसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो थी सबसे डिफरेंट थी, अलग थे। अब क्या थे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कि 40% जो लैंड था वह दो क्लास, है ना, दो जो प्रिविलेज क्लास थे, कौन कौन, क्लर्जी यानी फर्स्ट स्टेट जो थे और दूसरा नोबिलिटी सेकेंड स्टेट के लोग, है ना, इन दोनों के पास ही 60% लैंड थे और बाकी का जो 40% लैंड था वह थर्ड क्लास जो किसान और, है ना, लेबरर में जो लोग थे उनके पास थी। लेकिन ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के कारण भी लोग क्या थे, मजदूर बनने के लिए बाध्य हो रहे थे। और यही कारण था कि धीरे धीरे करके, है ना, लोगों में क्या होना शुरू कर दिया, लोगों में असंतोष की भावना जागृत होने शुरू कर दिया और लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया, इसके खिलाफ आवाज उठाने भी शुरू कर दिए। क्लियर, अब चौथा है रिजिड सोशल क्लासेस, सॉरी, अनफेयर टैक्स कोड। आप लोगों को पीछे भी बता भी चुके थे कि कई, ये सबको बारी बारी से हम लोग डिस्कस भी करेंगे, हर एक चीजों को हम लोग डिस्कस भी करेंगे, है ना। हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास थे, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट थे, यानी नोबेल और क्लर्जी स्टेट के थे, वो प्रिविलेज क्लास कहलाते थे। उनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, उन्हें, उनको टैक्स में छूट थे। और बाकी जो लास्ट स्टेट के थे यानी थर्ड स्टेट के लोग थे, सब सारा टैक्स का भार उन्हीं पे पड़ता था, है ना। अलग अलग टैक्स जो लगाया जाता था, है ना, वह उन्हीं पे लगाया जाता था। क्लियर, चाहे वह चर्च के तरफ से लगाया जाए या फिर राजा के लिए बेसिक कमोडिटी पर भी टैक्स लगा दिया जाता था, इंक्लूडिंग अगर आप नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक पर भी आपको टैक्स लगाया जाता था। अगर आप टोबैको का यूज कर रहे हैं, तंबाकू का यूज कर रहे हैं, है ना, उस पर भी आपको टैक्स लगाया जा रहा था। तो यह बेसिक कमोडिटी जो थे उस पर भी, और कौन से वर्ग के लोगों को, तो जो, है ना, थर्ड स्टेट के लोग थे उन पर ही यह टैक्स लगाया जा रहा था। ठीक है, रिजिड सोशल क्लासेज। अब इसमें देखते हैं कि थर्ड स्टेट के लोग, है ना, जो थे उनके पास कोई भी विशेष अधिकार नहीं था। वो लोग एकदम, है ना,
बहुत ही गरीबी रेखा से भी यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे थे, उनके अधिकार में राजा किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रहा था, है ना। उनकी जीवन धीरे 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 बद से बदतर होते जा रही थी, लेकिन फिर भी राजा टैक्स जो है बढ़ाते जा रहा था। लोग धीरे धीरे, है ना, क्या करने लगे, अब जब उनके पास खाने का या कोई सामग्री नहीं रहेगी और उसके बावजूद आपको टैक्स देने की पड़ी होगी, तो लोग, है ना, रिवॉल्ट करेंगे ही, है ना। यही कारण यहाँ पर भी वही था कि लोग जो है रिजिड ये क्लास सिस्टम्स के कारण, है ना, रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। प्रिविलेज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, अब बता चुके हैं कि प्रिविलेज क्लासेस विशेषाधिकार थे, है ना। कौन से विशेषाधिकार, तो टैक्स वगैरह कुछ नहीं देना होगा आपको, इनफैक्ट चर्च के तरफ से आपको, है ना, खाने पीने यानी बहुत सारी चीजों के लिए फैसिलिटी आपको दी जाएगी। राजा के तरफ से यानी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे उनको विशेष अधिकार दिया जाता था, विशेष लग्जरियस लाइफ जीते थे वो, है ना। एक तरीके से आलीशान महल में रहना, एक तरीके से बहुत अच्छा खान पान करना और बिना किसी टैक्स के आराम से जीवन व्यतीत करना, ठीक है। लेकिन थर्ड स्टेट के लोग वही, न तो उनके पास रहन सहन अच्छा था, उनका जो लाइफ स्टाइल था, है ना, वह भी बहुत नीचे था, साथ ही साथ टैक्स इंपोज उन्हीं पे किया जा रहा था। स्प्रीड ऑफ इनलाइटमेंट आइडियाज, ये चीजें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर उठकर आए। कुछ कुछ तो सोशल रिफॉर्मर प्रिविलेज क्लास से भी थे, कोई, है ना, कुछ तो पादरी थे और कुछ सोशल, है ना, नोबिलिटी में से थे। और जिन्होंने क्या किया वो सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। उन्होंने भी क्या किया कि इन सब सिस्टम को हटाने की मांग करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ जो अमेरिका, है ना, कुछ समय पहले इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के उपनिवेश से, है ना, मुक्त हुआ था, आजाद हुआ था, उनको देखते हुए इनमें भी अवेयरनेस हुई कि हम भी अमेरिका की तरह अपने आप को यहाँ के राजशाही से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। हम में भी, है ना, उस अमेरिका में 13 उपनिवेश थे जिस पर ब्रिटिश का शासन था, और फ्रेंच यानी कि फ्रांस के राजा जो लुई 16 था उसने भी मदद किया क्या करने में, अमेरिका को ब्रिटिश के, है ना, उपनिवेश से क्या करने में, हटाने में, यानी कि उसको वहां से आजादी दिलाने में। और जिसके कारण बाद में बहुत ज्यादा कर्ज भी हो गया था, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्प्रिट ऑफ इनलाइटमेंट के आइडियाज के कारण भी लोगों में जागरूकता फैली, जिस प्रकार से लोग यहाँ के सोशल रिफॉर्मर वर्क कर रहे थे राजा से मुक्ति दिलाने के लिए, साथ ही साथ, है ना, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कारण भी, है ना, इनको जागृति प्रदान हुई और इन्होंने भी अपने यहाँ रिवॉल्ट करने शुरू कर दिए। गवर्नमेंट डेप्थ, अब हमने क्या कहा कि गवर्नमेंट डेप्थ, सरकार कर्ज में डूब गई थी। अब कर्ज में कैसे डूब गई थी, तो आपको पता है कि जब अमेरिका के 13 उपनिवेश, है ना, को आजाद कराने में लुईस 16 ने बहुत सारा कर्ज लिया और कर्जदार जो थे, है ना, उन्होंने 10% ब्याज मांगना शुरू कर दिया। लगभग, है ना, लगभग 10 मिलियन लिब्रे, है ना, वहां के रुपए है, उतना कर्ज लिया था। यानी वहां पर पहले से ही 2 अरब का कर्ज पड़ा था, जो कि किस चीज के लिए था, तो वर्साइली जो वहां का पैलेस था, वहां रख रखाव के लिए, शान शौकत दिखाने के लिए वहां पहले से ही, है ना, 2 अरब रुपए कर्ज थे और 10 अरब रुपए और कर्ज हो गए, है ना, 10 अरब रुपए और कर्ज हो गए। किस चीज के लिए, जो उसने अमेरिका को आजादी दिलवाई उसके लिए, है ना। तो इस प्रकार से उन पर जो कर्ज हुआ, उस कर्ज को चुकाने के लिए जितना भी उसके पास क्या आ रहा था, जो टैक्स आ रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है वह किस चीज में, तो कर्ज के रूप में चला जा रहा था।
क्लियर, कर्ज के रूप में चला जा रहा था। पुअर हार्वेस्ट, खेती बहुत कम हो रही थी और खेती कम होने के कारण और बहुत ज्यादा जो है ड्राउट के कारण सूखा पड़ रहा था और जिसके कारण भी खेती नहीं हो पा रही थी, है ना। और खेती योग्य भूमि भी बहुत कम थी और जो भूमि थे उन पर भी किसका, प्रिविलेज क्लासेस का क्या था, अधिकार था। यही कारण है कि धीरे धीरे जो है जनसंख्या तो बढ़ रही थी लेकिन जनसंख्या बढ़ने के हिसाब से यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज थे वह इंक्रीज नहीं कर रहे थे, जिसके कारण वहां पर, है ना, जो बेसिक कमोडिटी में जो हमारा खाने पीने का सामान था जैसे ब्रेड, इन सब का दाम, है ना, बढ़ना शुरू हो गया और लोग इसका काला बाजारी भी करना शुरू कर दिए, है ना। लोगों को घंटों तक लाइन में लगा रहना पड़ रहा था, किस चीज के लिए, ब्रेड को खरीदने के लिए। तो ये पुअर हार्वेस्टिंग के कारण इन्फ्लेशन यहाँ फैलना शुरू हो गया। अब इन्फ्लेशन में क्या देखेंगे हम लोग, क्या अभी बताए कि ब्रेड जो था उनके दाम बढ़ने शुरू कर दिए क्योंकि जनसंख्या जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू कर दिया था और जिसके अनुसार यहाँ संसाधन नहीं बढ़े तो इन्फ्लेशन फैलना शुरू हो गया, यानी कि चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो गया। और खास करके कौन से चीजों के दाम बढ़ेंगे, तो जो खाने पीने की चीजें हैं उनके दाम बढ़ने शुरू हो गया। फेल्यूर ऑफ लुईस 16 टू एक्सेप्ट रिफॉर्म, है ना। अगला है फेल्यूर ऑफ लुईस 16 टू एक्सेप्ट रिफॉर्म। हुआ ये था कि अब यहां पर क्या देखा हमने कि एब्सोल्यूट मोनार्की थी। एब्सोल्यूट मोनार्की के कारण क्या हुआ कि राजा खुद सभी निर्णय ले रहा था और उसके जो कॉर्टियर थे, नोबेल थे, उनसे वह किसी भी बात पर चर्चा नहीं कर रहा था और खास करके जो नोबेल थे वह भी उन्हीं के जी हुजूरी में लगा रहता था क्योंकि वो सब तो खुद करप्ट थे, है ना। वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का कोई, है ना, हम पर दबाव आए या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन की निर्माण हो, ठीक है। यही कारण था कि राजा किसी भी प्रकार का कोई रिफॉर्म नहीं करना चाहता था, है ना। जिसके कारण क्या हुआ कि लोग जो थे चाह रहे थे कि हम नेशनल असेंबली, है ना, की मांग करें और जिसमें हमारे प्रतिनिधि भी, है ना, वहां पर जाए, वह भी रहे और साथ ही साथ वह भी राजा का जो अधिकार है उसको कम किया जाना चाहिए, उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए ताकि क्या हो कि जो काम वह, है ना, करना चाह रहा है उसको असेंबली के द्वारा प्रस्तावित होने के बाद ही किया जाए। असेंबली जब उसे पास कर दे तभी वह काम होने चाहिए, यानी कि राजा का अधिकार को कम करना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। धीरे धीरे जब रिवॉल्ट उठते हुए देखा, जब लोगों में अपने प्रति क्या देखने लगा हुआ कि सभी जगह क्रांति फैल रही है, तो उसने नेशनल असेंबली को फॉर्म करने का क्या कर दिया, आदेश दे दिया, है ना। नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन कर दी। अब जब नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन करी फिर उसने, लेकिन यहां पर अब राजा का जो अधिकार था वह पूरी तरीके से कम हो गया, घट गया, है ना। कोई भी फैसला लेने के लिए राजा नेशनल असेंबली का इजाजत लेना ही पड़ता। यहां से जब वह चीज पास होता तभी वह एक कानून के तहत बना होता था, है ना। और यही कारण है कि राजा जो है गुप्त रूप से दूसरे राज्यों के साथ या फिर दूसरे देशों के साथ संधि करने लगा, है ना, ताकि अगर यहाँ पर कुछ घटनाएं घटित होती है तो फिर से हम यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, है ना। लोगों में जो विद्रोह था उसको देखते हुए इसने पर्सिया के राजा के साथ संधि कर ली थी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल। और लास्ट हम लोगों ने क्या कहा था कि 14 जुलाई के दिन राजा ने जो अपनी सेना को पेरिस में आने का क्या कर दिया था, आदेश दे दिया था, जिसके कारण जो लोग थे, महिलाएं और पुरुष वहां पर एकत्रित होना शुरू हो गए और उन्होंने बास्टाइल जो जेल था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। ये, है ना, ये किस चीज का आरंभ था, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आरंभ था, है ना। इसको हम कह सकते हैं
इसको हम कह सकते हैं इंस्टेंट कॉज, है ना, या इमीडिएट कॉज, है ना, इमीडिएट कॉज के रूप में ये स्टॉर्मिंग द बास्टाइल को जानते हैं। क्लियर? तो ये कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। बारी बारी से हम एक एक चीज करके इसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर? धन्यवाद।